ठीक है, ओके। तो आज का टॉपिक है कन्फॉर्मल मैपिंग। तो कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है? तो इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए मैपिंग क्या होती है। मैपिंग का मतलब हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। जब हम किसी फंक्शन की बात करते हैं, 12th क्लास में हमने मैपिंग पढ़ी होगी। जैसे हमने यहाँ पर फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 ले लें तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगर हम वैल्यू 3 ले लें तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 1 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, 2 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, 3 जो है वो 9 पे मैप हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी मैपिंग है। मैपिंग बहुत टाइप की होती है, 1 to 1 होती है, मैनी टू 1 होती है। फिलहाल हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि बात सिर्फ हो रही है मैपिंग की। जहां बात मैपिंग की आएगी वहां पर क्या होगा, वो फंक्शन होगा। ठीक, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कन्फॉर्मल। कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है? तो कन्फॉर्मल मैपिंग पढ़ने से पहले हम थोड़ा सी बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। हमें ये बात पता है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। z हमारा क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसको हम z को हम वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि x और y हमारा दोनों वेरी करेंगे। ये दोनों भी क्या है, वेरिएबल हैं। ठीक, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहलाता है। तो इसमें x और y की हम अलग अलग वैल्यू लगाते चले जाएंगे तो हमें z की बहुत सारी वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। ठीक, अगर हम बात ये करें कि हम इसको x, y किसी पॉइंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ये हमारा x एक्सिस कहलाता है और ये हमारा y एक्सिस कहलाता है। ठीक है, तो हम जो x एक्सिस होता है उसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं। x एक्सिस जो होता है उसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं और ये जो होता है इसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा y एक्सिस होता है। तो कोई भी पॉइंट हमें यहाँ पर प्लॉट करने के लिए x और y चाहिए होता है। तो यहां से यहां तक x होता है, यहां से यहां तक y हो जाता है। ठीक, ये बात हमें पता है। ठीक, तो यहां पर हम जो है कोई भी पॉइंट जो है, अगर 2 डायमेंशनल पॉइंट है, x और y की वैल्यू है तो उसको हम 2 डायमेंशन में प्लॉट कर सकते हैं। कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो हमें 2 डायमेंशन में उसको हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक, इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जैसे यहां पर हमारे पास फंक्शन होता है, ये फंक्शन हमारा क्या है, रियल फंक्शन है क्योंकि x की वैल्यू रियल है, यहां पर x रियल है तो ये रियल फंक्शन हो गया। अगर हम इसको f z कर दें तो ये हमारा z क्या, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ठीक है, x हमारा क्या था, रियल वेरिएबल था, z हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो ये हमारा क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, f z से। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाता है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम किसी दूसरे वेरिएबल से लिख लेते हैं जो हमने यूज किया था w। यहां पर भी हम लिख लेते हैं, यहां हम क्या लेते हैं, y इक्वल टू एफ एस लेते हैं। इसी तरीके से हम w इक्वल टू एफ जेड लेते हैं। और हमने क्या बताया था, w हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम w इक्वल टू ले लेते हैं u प्लस आई वी और z की जगह हम क्या लिख लेंगे, x प्लस आई वाई लिख लेंगे। ठीक है, तो u प्लस आई वी हो जाएगा, ये f x प्लस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि x और y को हमें अगर प्लॉट करना है तो हम यहां पर 2 डायमेंशन में प्लॉट कर लेते हैं और इसको हम बोलते हैं z प्लेन। ये हमारा क्या कहलाता है, z प्लेन कहलाता है, या फिर हम इसको आर्गन प्लेन बोलते हैं, आर्गन प्लेन। ठीक, तो ये हमारा आर्गन प्लेन कहलाता है, ये हमारा ये z प्लेन कहलाता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास अगर ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाए u प्लस आई वी इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस आई वाई, तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल थे लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या वेरिएबल है, एक x है, y है, एक u है और एक v है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 वेरिएबल आ गए। अगर हम इसमें x, y और v की वैल्यू ले लें तभी हमें u मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अगर हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू हो चारों x, y, u और v तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको प्लॉट करने में प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है, 2 डायमेंशन में प्लॉट करना बहुत आसान होता है। और इसी तरीके से अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर हम x एक्सिस, इसको y एक्सिस, इसको z एक्सिस ले सकते हैं। तो 3 डायमेंशन में भी हम प्लॉट कर सकते हैं x, y, z। लेकिन हमारे पास क्या है, वेरिएबल 4
4 हैं तो हमें 4th डायमेंशन को प्लॉट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है एक तरीके से। तो जब इसको पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, किस तरीके से हम लेते हैं, किस तरीके से हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक। तो हम इसमें ये मान लेते हैं कि जब भी हमारा कोई भी फंक्शन है u प्लस आई वी इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस आई वाई, इसका मतलब जाके ये हुआ अगर हम इस फंक्शन को कुछ भी लिखें, कोई भी एग्जाम्पल ले लें, अगर सपोज हम ये ले लेते हैं जैसे एक्स वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई है सपोज, ठीक है। तो ये इसका रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसका अंदर रियल पार्ट से अगर हम कंपेयर कर लें तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा और v इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर x और y की हमें वैल्यू पता है तो हम v निकाल सकते हैं, सॉरी u निकाल सकते हैं, और यहाँ x y की वैल्यू पता है तो हम v निकाल सकते हैं। इसका मतलब जाके हुआ कि अगर हम XY प्लेन में बात कर रहे हैं या हम कहें Z प्लेन में हम बात कर रहे हैं तो कोई भी पॉइंट हमारा XY यहाँ पर प्लॉट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दूसरा प्लेन अपनी तरफ से ले सकते हैं, जो प्लेन हमारा कहलाएगा UV प्लेन, या इसको हम कह लेंगे W प्लेन, क्योंकि यहाँ पर x और y है तो इसको हमने z प्लेन कहा है, इसीलिए इसको u और v है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, w प्लेन कह सकते हैं। तो हमारा ये पॉइंट p जो है, इस p के x y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर लगा दें तो उसके करस्पॉन्डिंग u और v हमें मिल जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम अगर ये पॉइंट p है तो यहाँ पर हम कोई पॉइंट p डैश ले रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, u और v होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी पॉइंट अगर z प्लेन में है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम एक पॉइंट w प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे की कि हमारे पास मान ले कोई कर्व है और वो कर्व जो है वो किस में है, XY प्लेन में है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग जो है हम UV प्लेन में एक दूसरा कर्व बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ एवरी पॉइंट इसका जो होगा Z प्लेन का जो होगा वो W प्लेन में हमारे उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट हमें मिल सकता है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, एक टाइप की मैपिंग कहलाती है कि इसका एवरी पॉइंट जो होगा इसके किसी ना किसी पॉइंट पर जाके मैप होगा, उसके किसी ना किसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो कोई भी फिगर इस Z प्लेन में जो बनेगी वो जाके हम उसकी जो है W प्लेन में भी बना सकते हैं, ठीक है। मान ले हमारे पास कर्व कोई आ जाता है, स्क्वायर टाइप का आ जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है यहां पर आके वो स्क्वायर टाइप का ही बने, हो सकता है वो इसके करस्पॉन्डिंग किसी रेक्टेंगल को बना रहा हो या किसी सर्कल को बना रहा हो। इट्स डिपेंड अपॉन द रिलेशन बिटवीन UV एंड XY। UV और XY में जो रिलेशन होगा उस पर डिपेंड करेगा कि हमें फिगर कौन सी मिल रही है, ठीक है। दोनों के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है कि जो XY प्लेन में है तो UV प्लेन में क्या होगा। तो ये एक टाइप की हमारी क्या कहलाती है, मैपिंग कहलाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि हमारा ये फिगर यहाँ आके क्या हुआ, वो ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहां पर कोई चीज जो है वो इधर आके मैप हो गई कि इधर से जाके वो इस पे ट्रांसफॉर्म हो गई। जैसे हम कह रहे हैं कि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगुलर में ट्रांसफॉर्म हो गया, या कोई और फिगर होगी जो दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। हमने ये एग्जाम्पल ले लिया है, ट्रांसफॉर्म द रेक्टेंगुलर रीजन ABCD इन Z प्लेन, ठीक, बॉन्डेड बाय द लाइन दिस 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 एंड दिस अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि हमारा जो Z प्लेन में है वो क्या रेक्टेंगुलर कौन सा है, कैसा बन रहा है, उसको हम बना लेते हैं। हम ये ले रहे हैं यहां पर X Y, यहां हमने ओरिजिन ले लिया, ठीक है। तो यहां हम बात कर रहे हैं Z प्लेन की, ये बात हो रही है Z प्लेन में। तो यहां पर जो दे रखी है पहली लाइन क्या है, x इक्वल टू 1। तो हम इसमें x इक्वल टू 1 को एक लाइन माने ले रहे हैं। हम ले लेते हैं, मान ले x इक्वल टू 1 जो है यहां से यहां तक x की वैल्यू 1 है, तो x इक्वल टू 1 हमारी ये लाइन हो गई, ठीक। फिर है x इक्वल टू 3, तो 1 यहां पर है, 2 यहां तक आएगा, लगभग 3 हम यहां माने ले रहे हैं कि x इक्वल टू 3 लाइन हमारी ये हो जाएगी। दूसरी है y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 क्या होता है, x एक्सिस होता है, तो y इक्वल टू 0 हमारी ये वाली लाइन हो गई, ठीक। तो ये हमारी y इक्वल टू 0 हो गई, ये x इक्वल टू 3 हो गई और ये x इक्वल टू 1 हो गई, ठीक। y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 लगभग हम यहां मान लेते हैं कि y इक्वल टू 3 हमारा क्या होगा, ये लाइन होगी y इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो रीजन आया ABCD, जो हमारा रेक्टेंगल आया वो ये आया, ठीक है। तो इसको हम ABCD नाम दे देते हैं कोई।
कहीं पर भी कुछ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको ए ले लिया, इसे बी ले लिया, इसे सी ले लिया और डी ले लिया, तो ये ABCD हमारा रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, जो हमारे इस ABCD रेक्टेंगल जेड प्लेन में बात की थी, x = 1, x = 3, y = 0 एंड y = 3 पर हमारे पास ये रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से हमें इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है कि हमारे W प्लेन में क्या जाकर बनेगा। ठीक, तो इसका भी हमने तरीका जो बताया था, क्या कहा था, किस तरीके से करते हैं कि हमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है 2 + i, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे। W को हम लिख सकते हैं u + i v, z की जगह हम लिख सकते हैं x + i y प्लस 2 + i इंटू 1 कर लेंगे इसे, तो ये हो जाएगा u + i v = x यहाँ पर और 2, ये दोनों रियल हैं तो हमने रियल पार्ट एक जगह लिख लिए, x + 2, यहाँ y है, यहाँ y है, सॉरी यहाँ पर i है, i × y है, यहाँ पर i × 1 है। i अगर हम इससे कॉमन ले लें तो i अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा y + 1। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग या इक्वेटिंग कुछ भी लिख लो। ठीक है, इक्वेट कर रहे हैं या हम कंपेयर कर रहे हैं, तो u = क्या आ जाएगा, x + 2 और v = आ जाएगा y + 1। ठीक, तो हमारे पास ये वैल्यूज निकल आई। अब हम क्या एक छोटी सी टेबल बना ले रहे हैं, एक छोटी सी हम टेबल बना ले रहे हैं। ठीक है, किस टाइप से बना ले रहे हैं, एक तरह हम W ले ले रहे हैं। ठीक है, एक U और उसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो हम यहां पर ले ले रहे हैं X, यहां पर हमने ले लिया U। अगर हमारे पास X की वैल्यू जो है, X की वैल्यू हमारे पास क्या क्या है, 1 और 3 है, तो X की वैल्यू हमने 1 ले ली और इसकी वैल्यू 3 ले ली। हमारे पास U = क्या है, x + 2। जब u की वैल्यू x + 2 है तो x की जगह हम 1 रखेंगे, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 = 3 आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो u मत लिखो, यहाँ पर u की जरूरत नहीं है, ऊपर हमने लिख ही दिया है, जस्टिफाइड है। तो हमने x की जगह यहाँ पर 1 लिखा तो 1 + 2 = 3 आ गया। जब हम यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 3 + 2 = क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर y ले लिया और v ले लिया, v जो है y + 1 है, y की वैल्यू 0 है एंड 3, 0 एंड 3 है y की वैल्यू, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू हमने 0 लिख दी, यहाँ पर हमने 3 लिख दी। जब y की वैल्यू हम 0 लगाएंगे तो 0 + 1 = 1 आ जाएगा और 3 लगाएंगे तो 3 + 1 = क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, अब इसके करस्पॉन्डिंग हम बना रहे हैं, हम अब क्या बनाएंगे, W प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा U हो गया और ये हमारा V हो गया, ये ओरिजिन हो गया और ये हमारा आ गया W प्लेन। हम W प्लेन में बात कर रहे हैं। ठीक, अब W प्लेन में हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आया, U = 3, तो ये वैल्यू किसकी है, U की है, तो ये है क्या, U = 3, ये U = 5 आया है, ये V = 1 आया है और ये V = 4 आया है। अब U = 3 एक स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे x = 3 होती है वैसे U = 3, तो U की वैल्यू 3 हम कहाँ पर लेंगे, हम मान लेते हैं U = 3 कहीं यहाँ आ रहा है सपोज, तो U = 3 लाइन हमारी ये हो जाएगी। ठीक, इस पर हम मेंशन करे दे रहे हैं U = 3। दूसरा क्या है, U = 5, तो U = 5 करीब हम मान लेते हैं यहाँ पर आएगा, तो ये U = 5 लाइन हो गई। दूसरा है V = 1, तो V = 1 हम माने लेते हैं, वो लाइन हमारी कौन सी है, ये जा रही है, ये V = 1 है, इस पे चाहो तो लिख दो V = 1। U = 3, U = 5। ठीक, V = 1। अब हमारे पास क्या है, V = 4, तो V = 4 हम ये माने ले रहे हैं, ये लाइन हमारी क्या है, V = 4 है। ठीक, तो इन चारों लाइन से जो एरिया बाउंड हो रहा है वो ये बन रहा है,
ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि z प्लेन में जो हमारे पास ये फिगर बनी थी, ये ट्रांसफॉर्म जो है इस रेक्टेंगल पर हो रही है, यहां पर रेक्टेंगल ये है और यहां पर रेक्टेंगल ये है w प्लेन में, ठीक है। तो ये एक टाइप का हमारा क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि z प्लेन में जो था रेक्टेंगल ट्रांसफॉर्म होके w प्लेन में भी एक ट्रांसफॉर्म होके रेक्टेंगल आ गया बाय द ट्रांसफॉर्मेशन दिस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप का है। तो जरूरी नहीं है रेक्टेंगल पर ही ट्रांसफॉर्म हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है। तो ये हमारी फिगर इस पर मैप होगी, ये इसकी मैपिंग हो गई, ठीक है। तो यही बात हम कर रहे थे मैपिंग के बारे में, ठीक है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, कन्फॉर्मल क्या होता है, ठीक है, ओके। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट, कन्फॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है। कन्फॉर्मल होता क्या है, हम मान ले रहे हैं हमारे पास दो कर्व हैं C1 एंड C2 इन Z प्लेन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P एंड द करस्पॉन्डिंग कर्व C1 डैश एंड C2 डैश इन W प्लेन इंटरसेक्ट एट P डैश, ठीक है। तो अगर हम इसको W प्लेन की, Z प्लेन की बात करें तो हम ये Z प्लेन ले रहे हैं, एक कर्व हमने ये ले लिया और दूसरा कर्व हमने ये ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या करा कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट हमने इसका मान लिया है ये P है। इसी तरीके से अगर हम यहां पर बात करें W प्लेन की, तो W प्लेन में भी हमने दो कर्व ले लिए हैं, ठीक। यहां पर हमने इसका नाम दिया है C1 और C2 और यहां नाम हमने C1 डैश और ये हमने लिया C2 डैश, ठीक। और ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो P डैश पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात तो हमारी यहां से यहां तक हो गई। अब हमने लिखा है आगे, इफ द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एट P इन Z प्लेन पर जो एंगल है इनके बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं, दोनों कर्व जो हैं उनके हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। दोनों कर्व जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो उनके बीच का एंगल आएगा वो हमारा एंगल कहलाता है, ठीक है। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, तो दो कर्व हमारे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके बीच का एंगल कैसे निकलता है, दोनों का हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक बात हो गई। इज सेम एज द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व ऑफ द W प्लेन। W प्लेन में हम जो एंगल निकालेंगे, W प्लेन हमारे पास ये है और ये हमने दोनों की टेंजेंट ड्रॉ करी और यहां पर जो हमने एंगल निकाला, ठीक है, ये एंगल हमारा कुछ और आया मान लो, ठीक है, हमने इसको नाम बीटा दे दिया है, ये P डैश पे आया, ठीक है। और W प्लेन एट P डैश इन मैग्नीट्यूड एंड साइंस, इन मैग्नीट्यूड यहां पर हम लिख रहे हैं सेम एज, तो सेम होना चाहिए मैग्नीट्यूड में भी और साइंस में भी। देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड कन्फॉर्मल। तो अगर हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो ये कन्फॉर्मल कब कहलाएगा, जब इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में भी और साइंस में भी। तो ये बात हो रही है हमारे मैग्नीट्यूड की, अगर हम इस पे लगा दें तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और साइंस में भी इक्वल होना चाहिए कि अगर हम इसको जिस डायरेक्शन में ऐसे निकालना है तो ये भी हम ऐसे ही निकालेंगे, ऐसा नहीं कि उल्टा निकालने पर आ जाए, ठीक है। तो इसमें जो है निगेटिव पॉजिटिव मैटर करेगा। तो यहां पर जो है दोनों का एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में और साइंस में भी दोनों में इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों का सेम होगा तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाएगा, कन्फॉर्मल कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कन्फॉर्मल की डेफिनेशन हो गई, ओके। तो कभी कभी ये हो सकता है कि हमारा जो है दोनों के बीच का एंगल जो है वो मैग्नीट्यूड में सेम हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम हो, लेकिन साइंस दोनों का वो अलग अलग हो, ठीक है। एक इस साइंस में हो और दूसरा हमारा इस साइंस में हो, दोनों का साइंस अगर हमारे अलग अलग हैं लेकिन उसके मैग्नीट्यूड क्या है, वो इक्वल है। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, इफ ओनली मैग्नीट्यूड आर सेम, तो ये हमारी मैपिंग जो कहलाती है वो आइसोगोनल कहलाती है। तो इस मैपिंग को हम बोलते हैं आइसोगोनल मैपिंग। अगर वो हमारे सिर्फ मैग्नीट्यूड में सेम हो, ठीक है, साइंस में ना हो, तो हम उसको बोलते हैं आइसोगोनल। उस केस में हम उसको कन्फॉर्मल नहीं बोलेंगे, ठीक। तो कन्फॉर्मल होने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, हमारे पास दो कंडीशन है कन्फॉर्मल होने के लिए। पहली चीज क्या है कि हमारा जो फंक्शन है f(z) वो क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए।
हम पढ़ चुके हैं एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, अगर हमारा फंक्शन f(z) जो है क्या है, वो एनालिटिक है, ठीक। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि f(z) जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। z के हम उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पर हम इंटरसेक्शन निकालना है, वहां पर जो है, वहां पर f(z) जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, फंक्शन हमारा कैसा होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कैसा होगा, कन्फर्मल आ जाएगा अगर f(z) नॉट इक्वल टू 0 होगा और f(z) हमारा क्या है, वो एनालिटिक होगा, ठीक। अब सवाल क्या उठता है कि f(z) 0 अगर आ जाए, अगर f(z) 0 आ जाए तो हम क्या करते हैं। अगर हमारा f(z) 0 आ जाता है, f(z) इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, तो इस पे जिस पॉइंट पर 0 होगा वो हमारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। नंबर 1। नंबर 2, dw/dz इक्वल टू 0, ठीक, नॉट इक्वल टू 0। जैसे हमारे पास क्या होता है, w इक्वल टू fz, ठीक है। अगर ये 0 आ जाता है तो वो पॉइंट हमारे क्रिटिकल कहलाते हैं, दोनों सेम चीज हैं, ठीक है। तो यहां पर dw/dz अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो ये हमारे पॉइंट कहलाते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट, ये हमारे कहलाते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट्स, ठीक है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और जिस पॉइंट पे 0 आ जाएगा वो हमारे क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। ओके, थैंक यू।